हेलो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप एक नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या फिर एक एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास सिर्फ 6 ही लाख रुपए हैं। इसका मतलब आपको 4 लाख रुपए चाहिए और ये 4 लाख रुपए आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 1-2 महीने में तो पैसे नहीं लौटा पाएंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की ज़रूरत है तो आप ये पैसे कैपिटल मार्केट से रेज़ कर सकते हैं। और कैपिटल मार्केट में पैसों को 2 तरह से रेज़ किया जा सकता है। या तो आप इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसर से लोन ले सकते हैं या फिर सिक्योरिटीज़ मार्केट में कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट से ये पैसे रेज़ कर सकते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट की, तो सिक्योरिटीज़ मार्केट बेसिकली लॉन्ग टर्म मार्केट होती हैं जहां पर शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज किया जाता है। बट कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी नई फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ये लोन कहाँ से मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि मुझे नया काम शुरू करना है और मुझे लोन चाहिए, तो लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप बैंक के पास जाओ और लोन ले लो। और ये बात सही भी है, क्योंकि इस तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए बैंक्स लोन देते भी हैं। बट बैंक्स के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? तो इसका आंसर ये है कि जनरल पब्लिक जो पैसा बैंक्स के पास डिपॉजिट करती है, बैंक्स उसी पैसे को इंडस्ट्रीज़ को लोन देने के लिए यूज़ करते हैं और इस लोन पर बैंक एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और यही इंटरेस्ट बैंक की इनकम है। बट एक और जगह है जहां से आप लोन ले सकते हैं, ये है इंश्योरेंस कंपनीज़। इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास भी बहुत सारा पैसा होता है और इस पैसे से ये इंडस्ट्रीज़ और उनके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास पैसा कहाँ से आता है? तो इसका आंसर ये है कि जनरल पब्लिक जब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदती हैं तो यही पैसा होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को लोन के रूप में देती है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप किसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो वो आपको लोन दे ही देंगे। इनफैक्ट ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपकी लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और इसका रीज़न ये है कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास पहले से ही लंबी लंबी लाइंस हैं लोन मांगने वाले कंपनीज़ की। एक्चुअली बात यह है कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो कि उन्हें फाइनेंस कर सकें। और उसके ऊपर से एक बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ सेलेक्टेड कंपनीज़ को तो हर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी लोन देना चाहती है। इनफैक्ट इन कंपनीज़ को लोन देने के लिए खुद बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ भी आपस में कॉम्पीट करती रहती हैं। और दूसरी तरफ ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको कोई भी लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि 2 कंपनीज़ हैं, एक तरफ है रिलायंस और दूसरी तरफ है एक ऐसी कंपनी जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना। अगर दोनों कंपनीज़ बैंक के पास लोन लेने के लिए जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी को आसानी से लोन मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि बैंक की कोशिश रहेगी कि वो रिलायंस को ही लोन दे, क्योंकि उन्हें रिलायंस पर ट्रस्ट है कि वो पैसे लौटा देगी। लेकिन नई कंपनी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। ऐसे में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पैसा रेज नहीं कर पाती। और ये सिचुएशन सोच के देखिए कि 1930s और 40s के दशक में कितनी ज़्यादा क्रिटिकल रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए 1940s में आरबीआई ने एक स्टडी कंडक्ट की और कोशिश की कि इस सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढा जाए। इस स्टडी के बाद आरबीआई ने पाया कि इनको कुछ डीएफआईज यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे। ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये इंस्टीट्यूशंस बैंक्स के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे, यानी ये उन कंपनीज़ के पीछे लोन देने के लिए नहीं भागेंगे जिनको हर एक बैंक लोन देना चाहता है, बल्कि ये ऐसी कंपनीज़ को मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन देंगे जो कि डिजर्विंग तो हैं लेकिन जिन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम लोग बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच के डिफरेंस को समझना चाहें तो डिफरेंस ये है कि बैंक्स जो है वो कमर्शियल एंटिटीज़ होती हैं जिनका प्राइमरी फोकस होता है प्रॉफिट जनरेट करना, जबकि डीएफआईज जो हैं वो बेसिकली अनडिजर्व्ड और अंडर डेवलप्ड मार्केट को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। और उसके लिए ये ऐसी डिजर्विंग कंपनीज़ को लोन देते हैं जिनको कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर ये उन कंपनीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं और कई और तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि नेटवर्किंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक छोटी कंपनी चलाते हैं तो ये आपको सिर्फ लोन ही नहीं देंगे बल्कि टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे और आपके क्लाइंट या आप ही के स्पेस में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे।
और DFIs का एक मेजर रोल ये है कि ये गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली वर्क करते हैं। देखो, इन्हें ग्रास रूट लेवल पर ये भी पता है कि कंपनीज़ की क्या प्रॉब्लम होती हैं, साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट और कंपनीज़ के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं और गवर्नमेंट को लगातार फीडबैक देते रहते हैं ताकि गवर्नमेंट इन फीडबैक्स के बेस पर पॉलिसीज़ को चेंज करे या फिर नई पॉलिसीज़ बनाए ताकि इन कंपनीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। अगर हम लोग बात करें हमारे देश की पहली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो उसे 1948 में बनाया गया था और इस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम था IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उस समय हमारे देश में एक्सपर्ट्स का मानना था कि IFCI को बनाने का जो डिसीजन सरकार ने लिया है उससे हमारे देश में डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के एक नए युग की शुरुआत होगी। बट प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था और मुख्यतः यही देखा गया कि IFCI जो है वो मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज़ को ही केटर कर पा रही है और इसका रीज़न ये माना जा रहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि IFCI एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ऐसे में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें IFCI से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ने 1951 में एक एक्ट पास किया। इस एक्ट का नाम था स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट। इस एक्ट ने सभी स्टेट्स को ये पावर दे दी कि वो अपने स्टेट्स में स्टेट लेवल DFIs को सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह हर स्टेट के अंदर 2 तरह के स्टेट लेवल DFIs सेटअप होने शुरू हो गई। इन 2 तरह की स्टेट लेवल DFIs के नाम हैं SFCs यानी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस और SIDCs यानी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोनों ही तरह की स्टेट लेवल DFIs का मेन पर्पस था कि वो स्टेट के अंदर जितने भी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फाइनेंस करें। अब आप पूछोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। बेसिकली कुछ स्टेट्स का ऐसा मानना था कि अगर वो लोग अपने स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना चाहेंगे तो उन्हें एक होली स्टेट ओन DFI बनानी होगी और इसी पर्पस के लिए कुछ स्टेट्स ने SIDCs को भी क्रिएट किया था। तो अब तक के इस डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि 1951 में हमारे देश में स्टेट लेवल DFIs बननी शुरू हो गई थी और ऑल इंडिया लेवल पर जो पहली DFI थी उसे क्रिएट किया गया था 1948 में। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट कंपनीज़ को भी फाइनेंस कर सकती थी और सरकारी कंपनीज़ को भी। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये वो पीरियड था जब हमारे देश में रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंटेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था और इसकी पूरी जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs यानी सरकारी कंपनीज़ पर डाली गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे में सभी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा फोकस पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ पर ही था। बेचारी प्राइवेट कंपनीज़ को लोन अभी भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में 1955 में एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया। इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम था ICICI यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि ये अपना पूरा फोकस प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ को प्रमोट और फाइनेंस करने में लगाए। तो आप कह सकते हैं कि ICICI भारत की पहली ऐसी DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी जिसे प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाया गया था और इसको क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की थी और इसका रीज़न ये था कि इंडिया जस्ट आज़ाद हुआ था और वर्ल्ड बैंक ऐसा कर रहा था इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ऐसा करते हुए वर्ल्ड बैंक ने भारत के साथ मिलकर ICICI के फंक्शंस और स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में मदद की और साथ ही साथ ICICI को फंडिंग भी प्रोवाइड की ताकि वो इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को फाइनेंस कर सके। तो कहा जा सकता है कि ICICI उस समय इंडिया को वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली एड के चैनल के रूप में वर्क कर रहा था और ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा था इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में। शुरुआती दौर में ICICI एक प्राइवेट सेक्टर DFI के रूप में ही काम कर रहा था, बट बाद में इसके स्कोप को और ज़्यादा एनलार्ज कर दिया गया और इसमें उन प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस करना शुरू कर दिया जो कि जॉइंट, पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर्स को बिलोंग करते थे। तो ये तो बात हुई ICICI की। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1960s तक सिचुएशन ये हो गई थी कि हमारे देश में 2 ऑल इंडिया DFIs बन चुकी थी जिनका नाम था IFCI और ICICI और इसी के साथ साथ हर एक स्टेट में स्टेट लेवल DFIs यानी SFCs और कुछ स्टेट्स में SIDCs भी मौजूद थी। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कहा जा सकता है कि 1960s के बिगनिंग में हमारे देश में बहुत सारी DFIs काम कर रही थी और अब ज़रूरत थी एक ऐसी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की
जो कि इन सभी DFIs के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करे। तो इसी पर्पस के लिए 1964 में IDBI को इस्टेब्लिश किया गया एज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। शुरुआती दौर में IDBI को RBI की सब्सिडरी के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था, बट 1976 में IDBI को एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बना दिया गया और इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर आप IDBI की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। ये बेसिकली डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के फील्ड में वो रोल परफॉर्म कर रही थी जो कि कमर्शियल बैंकिंग के फील्ड में RBI परफॉर्म करती है। और अगर बात की जाए इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो ऑल इंडिया लेवल पर ये सभी DFIs के कोऑर्डिनेटर के तौर पर तो काम कर ही रही थी, साथ ही साथ ये इन DFIs द्वारा दिए गए लोन्स को रीफाइनेंस करने का भी काम कर रही थी। रीफाइनेंस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले आप ये जान लो कि कोई भी बैंक, DFI या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को लोन देता है, वो लोन उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एसेट माना जाता है, क्योंकि लोन पर मिलने वाला इंटरेस्ट उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक इनकम होती है। तो ऐसे में अगर कोई DFI IDBI के पास जाता है और बोलता है कि उसे लोन की ज़रूरत है, तो उस DFI द्वारा दिए गए लोन को एक सिक्योरिटी मानते हुए IDBI उस DFI को लोन दे देगी। इसको रीफाइनेंसिंग कहा जाता है। इसके अलावा क्योंकि IDBI डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के क्षेत्र में एक एपेक्स बॉडी है, इसीलिए इसका एक काम ये भी है कि ये बैकवर्ड एरियाज़ की इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज और प्रमोट करने की कोशिश करे थ्रू इट्स एक्टिविटीज़। तो आप समझ सकते हैं कि IDBI कितने इम्पॉर्टेंट रोल को परफॉर्म कर रही थी। इसके बाद 1971 में IRCI को इस्टेब्लिश किया गया। IRCI का मतलब है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम ये था कि ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने की कोशिश करेगा जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी हम इन इंडस्ट्रीज़ को मरते हुए नहीं देख सकते। तो ऐसे में जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और बंद होने की कगार पर हैं, जो हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनको रिवाइव करने का काम IRCI को दिया गया। और इस रिवाइवल के लिए IRCI उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट्स दोनों प्रोवाइड करता था। 1971 में IRCI को बनाया गया था, बट कुछ इनहेरेंट डिफ़िकल्टीज़ के चलते IRCI को 1985 में IRBI में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद 1997 में IRBI को एक बार फिर से एक नई ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका नाम था IIBI। IIBI यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस कन्वर्जन के बाद अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक फुल फ्लेज्ड ऑल इंडिया DFI बन गई थी, यानी अब इसका काम सिर्फ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रिवाइव करना नहीं, बल्कि हर तरह की इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना हो गया था, जस्ट लाइक अदर DFIs। बट IIBI बनने के कुछ ही सालों के पहले, यानी 1990 में SIDBI को इस्टेब्लिश किया गया था। SIDBI की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था एज एन एपेक्स बॉडी फॉर दोज DFIs जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का काम कर रहे थे। इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले तक ये काम IDBI ही कर रही थी, क्योंकि IDBI तो एपेक्स बॉडी थी ना डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के फील्ड में। बट IDBI के काम का वो हिस्सा जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ था, वो SIDBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ये किया गया था एक पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा, जिसका नाम था SIDBI एक्ट 1989। इस एक्ट के थ्रू IDBI की जितनी भी शेयर होल्डिंग्स थी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन में, वो सब की सब SIDBI को ट्रांसफ़र कर दी गई। तो अब सिचुएशन ये है कि IDBI अभी भी एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के फील्ड में फॉर लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, जबकि SIDBI एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बन गई है डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के फील्ड में फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब वापस से टाइमलाइन को देखिए। आप देख सकते हैं कि अब तक हम लोगों ने टोटल 5 AIFIs यानी ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर कर लिया है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी देखा जिन्हें स्टेट लेवल पर बनाया गया है, जिन्हें SFCs और SIDCs कहा गया। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ये 2 कैटेगरीज हुई, बट इन टोटल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की 4 कैटेगरीज होती हैं। बाकी की 2 कैटेगरीज हैं स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे, और लास्ट कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें नाम आते हैं LIC, UTI और GIC के। तो चलिए अब स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर करते हैं, और शुरुआत करते हैं ICICI वेंचर फंड से। वेंचर फंड्स बेसिकली ऐसे फंड्स को कहा जाता है
जो कि कंपनीज में उनकी अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। यानी ये फंड्स बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं और यही डिफरेंस है इनमें और AIFIs में। एक्चुअली 1988 में एक कंपनी थी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया। इसी कंपनी का नाम बदलकर ICICI वेंचर फंड कर दिया गया था और ये वेंचर फंड 1998 में बनाया गया था। ICICI वेंचर फंड के अंदर 2 फंड्स बनाए गए थे। पहले फंड का नाम था विकास 1 और दूसरे फंड का नाम था विकास 2। ये दोनों ही फंड्स टेक्नोलॉजी वेंचर फंड्स थे, यानी ये दोनों फंड्स टेक्नोलॉजी कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए ही बनाए गए थे। विकास की फुल फॉर्म है वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है IFCI वेंचर कैपिटल फंड और इसकी शुरुआत हुई थी रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RCTC लिमिटेड की तरह इन ईयर 1988 और इसको भी रीनेम कर दिया गया था एज IFCI वेंचर कैपिटल फंड इन ईयर 2000। इसके बाद इसके अंदर भी 2 फंड्स बनाए गए थे, एक का नाम था विकास 3 और दूसरे का नाम था रिस्क कैपिटल फंड। विकास 3 अगेन एक टेक्नोलॉजी फंड था और ये जो रिस्क कैपिटल फंड है इसको बाद में स्क्रैप कर दिया गया था। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐसे बहुत सारे फंड्स को देख सकते हैं जो कि स्पेसिफिक टू इंडस्ट्रीज़ बनाए गए थे, उन स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल टूरिज्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी TFCI को एज अ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया था ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप और प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट और प्रमोट करने के लिए एक्जिम बैंक को बनाया गया था यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में IDFC को भी इस्टेब्लिश किया गया जो कि इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एटसेट्रा। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट लेवल की तो बात कर ही ली है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC और GIC को, ये बेसिकली इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनका काम ये होता है कि वो आम लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं और इंश्योरेंस बेच कर जो पैसा इकट्ठा होता है उसी पैसे को ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर्पस इनका होता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना जो कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रमोट करें। ये इंडस्ट्रीज़ की मदद तो करते ही हैं और साथ ही साथ लोगों की जो सेविंग्स होती हैं उसको मोबिलाइज करते हैं और उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो थर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है ये है UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट का काम बेसिकली कुछ म्यूचुअल फंड की ही तरह होता है, बट इनमें 2-3 डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस तो ये होता है कि म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड जिस तरह की एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट यूनिट ट्रस्ट के इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अलग होता है। और अगर बात की जाए यूनिट ट्रस्ट के स्ट्रक्चर की तो यहाँ होता ये है कि इन्वेस्टर्स से पैसा लिया जाता है जिसके थ्रू एक कलेक्टिव पूल तैयार किया जाता है और इसी पैसे को डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है इसको मैनेज किया जाता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर और उसकी टीम द्वारा। यानी आम लोगों का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर और उसकी टीम डिसाइड करती है और इसी को एक ट्रस्ट कहा जाता है और इस ट्रस्ट में जिस इन्वेस्टर ने जितना पैसा डाला है उसको उतनी यूनिट्स एलोकेट कर दी जाती हैं। इसीलिए इस पूरी स्कीम को यूनिट ट्रस्ट कहा जाता है और क्योंकि इंडिया में ये काम UTI करती थी इसीलिए इसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा गया। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ही इस चीज़ का श्रेय दिया जाता है कि इसने इंडिया में सिंगल हैंडेडली म्यूचुअल फंड्स की पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने AIFIs और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग को पूरी तरह से कवर कर लिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि 1991 के बाद से जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड शुरू हुआ उसके बाद से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो इम्पोर्टेंस थी वो लगातार कम होती गई। इंडस्ट्रीज़ पैसों के लिए DFIs की अपेक्षा बैंक्स और सिक्योरिटीज़ मार्केट पर ज़्यादा निर्भर करने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस समय तक बैंक्स का जो जियोग्राफिकल नेटवर्क था उसका बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था और उनका क्लाइंट बेस भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका था एज़ कम्पेयर टू DFIs। और सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू भी आसानी से कैपिटल रेज़ किया जा सकता था और ये ऑप्शंस भी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। ऐसे में DFIs की जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे कम हो गई और इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए
और आगे की स्ट्रेटेजी को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था नरसिम्हन कमेटी। इसी कमेटी ने ईयर 1991 में एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में इन्होंने सजेस्ट किया कि अब जितनी भी डीएफआईज हैं उनको डेवलपमेंट बैंक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और इसी के चलते ईयर 2000 में आईसीआईसीआई को एक रिवर्स मर्जर के तहत आईसीआईसीआई बैंक में मर्ज कर दिया गया और 2002 में सेम काम आईडीबीआई के साथ हुआ। आईडीबीआई को आईडीबीआई बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया और इस तरह काफ़ी सारे डीएफआईज को निपटा दिया गया। इनफैक्ट ईयर 2000 में जीआईसी जो कि एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट था यानी आई था, उसकी फंक्शनिंग को भी स्टॉप कर दिया गया एज डीएफआई और बोला कि तुम डीएफआई की तरह नहीं बल्कि एक आम री इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करोगे। उसी साल एलआईसी को भी डीएफआई की लिस्ट से बाहर कर दिया और एक आम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाकर छोड़ दिया। उसके बाद 2002 में सेम चीज़ यूटीआई के साथ भी की गई। यूटीआई भी अब डीएफआई नहीं रहा और बन गई एक आम म्यूचुअल फंड कंपनी। इसके बाद ईयर 2012 में आईआईबीआई के बाहर भी ताला लटका दिया। तो ये थी डिटेल्स इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।